काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, काइनेटिक्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, काइनेटिक्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो मैं आपको बताऊं भाई, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो आपको पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इजंट इट, क्योंकि ये चेन रिएक्शन के जरिए होता है। ओके, तो इसकी जो काइनेटिक्स उसको समझने के लिए आप सिंपली काम करो भाई, आप ये मानो कि आपके पास कोई मोनोमेरिक मॉलिक्यूल है। मान लिया मोनोमर क्या हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये हमारे पास क्या कोई मोनोमर, ठीक है बात। तो भाई शुरुआत में क्या होता है, एक होता है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर प्राइमरली 3 स्टेप होंगे। क्या होगा हमारे पास भाई, बताओ, इनिशिएशन स्टेप, क्या एक हमारे पास क्या होगा भाई, चेन प्रोपगेशन स्टेप, और लास्ट का हमारा स्टेप बताओ क्या होना है, टर्मिनेशन स्टेप। ओके, तो पहले हम देखते हैं भाई इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। तो मान ले हमारे पास आई क्या है, इनिशिएटर। तो पहले बताओ इनिशिएटर से हमारे पास क्या बनेगा, कुछ रेडिकल, क्योंकि भाई रेडिकल ही क्या करेगा आपको पता है। अरे भाई चेन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमको रेडिकल की रिक्वायरमेंट है। तो पहले हमारे पास बताओ क्या बन जाएगा, रेडिकल, ठीक है बात, इनिशिएटर से। अब जो हमारे पास रेडिकल है, ये बताओ किससे रिएक्ट करेगा हमारे पास भाई, CH2 डबल बॉन्ड CHX से, और उसके बाद तो बताओ फिर क्या होगा, प्लस में क्या है R। अब सिंपल सी बात है, इस रेडिकल के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्या भाई, क्या इस रेडिकल के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन भाई, तो भाई वो ऑड इलेक्ट्रॉन अगर ये बॉन्ड टूट जाए, अगर यहां से डबल बॉन्ड टूट जाए भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड का इस्तेमाल हो जाएगा R से बाइंड करने में, और इसके पास फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इजंट इट। यानी ये रेडिकल, यानी कि भाई ये रेडिकल इससे बाइंड करके इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, रेडिकल के अंदर भाई, इजंट इट। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन प्रोपगेशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको भाई, मान लीजिए इसका हमारे पास क्या रेट कांस्टेंट K1, इसका हमारे पास क्या है K2। बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये CH2 CHXR। लेकिन ध्यान रखियो भाई, अब ये बताओ क्या है, CH, बोलो भाई, CH2 CHX। लेकिन ये क्या हुआ, अब फिर से ये भी क्या हुआ हमारे पास भाई, रेडिकल, इजंट इट। अब ये बताओ फिर क्या करेगा, फिर ये CH2 CHXR प्लस बताओ फिर क्या बताओ भाई, ये एक और मोनोमेरिक मॉलिक्यूल यानी कि CH2 CHX से बाइंड करके फर्दर क्या बनाएगा, ऐसे भाई चेन क्या होगी, लगातार लंबी होती जाएगी ना भाई, इजंट इट। इसके लिए बताओ क्या हमारे पास, बताओ इसके लिए हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट K2। और ध्यान रखियो भाई, इसका जो K2 है ये 2 के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो क्या, बोलो भाई, मोनोमर, एक तो क्या भाई, जैसे यहाँ पर ये मोनोमर है, यहाँ पर ये क्या मोनोमर, एक तो मोनोमर और एक रेडिकल। इसकी भाई बताओ इसकी रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोनोमर और रेडिकल की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। अब बताओ लास्ट में क्या है हमारे पास, लास्ट में भाई हमारे पास ऐसे बन के हमारे पास ये बहुत सारे, अरे भाई CH2 CHXR, ठीक है, ऐसे आप मानो भाई हमारे पास तो क्या बने बहुत सारे ऐसे भाई, अरे भाई क्या हमारे पास CH2 CHXR, अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ कि R, बोलो भाई सॉरी, CH2 CHXR, ऐसे भी हमारे पास क्या हो 2 यूनिट। तो ये बताओ दोनों क्या है, रेडिकल है आपस में बाइंड करके, ये बताओ क्या इसको हम क्या बोलेंगे, चेन, अरे भाई इसको बताओ हम क्या बोलेंगे, चेन टर्मिनेशन स्टेप। बताओ, अरे भाई बताओ लास्ट वाले स्टेप में बताओ क्या होगा, बताओ हमारे पास क्या होगा, RCH2 CHXN। अरे भाई ऐसे हमारे पास बहुत सारी चेन इसके अंदर लगातार अटैच नहीं होती जाएंगी क्या, R, बोलो भाई CH2 CHXN। बताओ क्या रहेगा हमारे पास, ये भाई ऐसी 2 यूनिट बाइंड करके बताओ क्या बना लेगा हमारे पास भाई, 2 रेडिकल मान लिया, Cl रेडिकल है, तो कंबाइन करके बताओ क्या बना लेते हैं, Cl2 CH3 रेडिकल क्या बना लेते हैं, इथेन, स्टेबल मॉलिक्यूल, इजंट इट। तो बताओ इस लास्ट वाले स्टेप में बताओ क्या हमारे पास, ये RCH2CHX
मैं लगातार इसमें ऐड नहीं होते जाएंगे क्या, तो हम क्या बोलेंगे RCH2CH, बोलो भाई, तो RCH2CHXN प्लस RCH2CHXN, ये बताओ क्या बना लेंगे भाई, इसका क्या बताओ K3 फाइनल प्रोडक्ट। अरे भाई क्या होंगे, सिंपली जुड़ जाएंगे, इजंट इट। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप ये बताओ ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आप ये बताओ भाई हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोनोमर क्या होगी, ये नहीं है कि हमारे पास, अरे बोलो भाई ओवरऑल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोनोमर, सॉरी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या है हमारे पास भाई कि भाई जितना ज़्यादा क्या होगा R, उतना ही ज़्यादा क्या होगा मोनोमर डिसअपीयर होएगा, तुम क्या बोलेंगे, तो dm/dt। तो आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास dm/dt क्या आना चाहिए, बोलो भाई, तो -dm/dt हमारे पास क्या आना चाहिए, बताओ K, बताओ क्या है, R की कंसंट्रेशन और भाई M की कंसंट्रेशन, इजंट इट, यानी कि भाई मोनोमर की कंसंट्रेशन और साथ में बोलो भाई रेडिकल की कंसंट्रेशन। अब बोलो सर बल्कि K2, क्योंकि अरे भाई ये मोनोमर कौन से स्टेप में होता है डिसअपीयर, हो भाई मोनोमर सेकंड स्टेप में भाई डिसअपीयर नहीं होता क्या, तो आप यहाँ पर इसको आप क्या लिखो, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट K2 लिखो, बात आपको पहले पड़ गई भाई। अब एक बात नहीं मान सकते आप क्योंकि जो रेडिकल है मोनोमर तो खैर भाई रिएक्टेंट ही है, इजंट इट, लेकिन जो हमारे पास रेडिकल है हम नहीं मान सकते कि रेडिकल के ऊपर वही स्टेडी स्टेट लगनी चाहिए, क्योंकि ये बनेगा और ये कंज्यूम भी होएगा। तो रेडिकल के ऊपर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो आप बताओ भाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में रेडिकल किस किस स्टेप के अंदर बनता है, एक तो पहले स्टेप के अंदर, बोलो भाई, एक तो हमारे पास क्या था बताओ भाई, बताओ I से क्या बना था हमारे पास रेडिकल K1 के साथ, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ R बताओ क्या है हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे कि K1 I, इजंट इट, ये तो क्या इसकी भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन, इजंट इट। और बताओ भाई, और जो इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वो बताओ आप देखो भाई क्या इस रिएक्शन के अंदर रेडिकल कंज्यूम होता है क्या, इजंट इट। और बताओ भाई रेडिकल कहाँ कंज्यूम होता है, बोलो भाई, अच्छा तो कहाँ गया, ठीक है, और बताओ भाई, अरे भाई एक तो बताओ रेडिकल तो कहाँ कंज्यूम होता है, अरे बोलो भाई, तो मेरा क्या है K1, नहीं सॉरी रेडिकल यहाँ पर कंज्यूम होता है, यहाँ पर रेडिकल वापस बन जाता है, तो K1I तो हमारे पास क्या है भाई, K1I तो बताओ मेरे पास क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। अब भाई बात क्या है कि जो सेकंड वाली रिएक्शन उसमें रेडिकल कंज्यूम, तो रेडिकल फॉर्म भी तो होता है, मोनोमर इनटू मोनोमर प्लस रेडिकल क्या बन जाएगा वापस, रेडिकल तो बन रहा है भाई, तो वो आपने कंसिडर नहीं करना है। बताओ फिर कौन सा कंसिडर करना है, लास्ट वाला, कौन सा भाई, अब बताओ लास्ट वाले स्टेप में ये कितने रेडिकल्स हैं भाई, ये भी रेडिकल है और ये भी क्या है रेडिकल, तो कितने रेडिकल यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे रेट कि K3R², तो हम क्या बोलेंगे, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन तो क्या K1I और रेट ऑफ कंजम्पशन क्या हमारे पास K3R² नहीं है क्या हमारे पास, बताओ। अब आपको यहाँ से पूछे तो यहाँ से R क्या आएगा हमारे पास, R क्या आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि K1/K3I और सारे का आप क्या कर दो बताओ भाई 1/2, तो ये बताओ मेरे पास क्या गया, R की वैल्यू आएगी ना। अब R की ये वैल्यू उठा के मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ बताओ भाई, ओवरऑल बोलो भाई रिएक्शन के अंदर, इजंट इट। तो बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा ये, अरे बोलो भाई, आप इसके अंदर R की जगह आप क्या पुट कर दें, R की जगह आप ये पुट कर दें K1/K2 और √I इनिशिएटरी कंसंट्रेशन, तो बताओ मुझे क्या मिल जाएगा, तो आपको भाई ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा K2 K3। अब बताओ, अब ये सारे क्या है कांस्टेंट, सारे क्या भाई, तो K2 × K1/K3 1/2, इसको अब एक सिंगल K मान ले कांस्टेंट किसी, तो क्या आएगा
तो के आई की पावर हाफ एम। नहीं आ गया आपको? ये बताओ हमारे पास क्या है, बताओ भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, इजंट इट? अब भाई काइनेटिक चेन लेंथ को मैंने आपको बताया था, वो आप बताओ कैसे मालूम कर सकते हो काइनेटिक चेन लेंथ? हालांकि मैंने आपको पढ़ा रखा भाई, ओवरऑल रेट डिवाइडेड बाई भाई ओवरऑल रेट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इनिशिएशन। अब ये तो हमारे पास क्या है, ओवरऑल रेट। भाई ये मेरे पास क्या ही है, ओवरऑल रेट। और रेट ऑफ इनिशिएशन मेरे पास क्या थी बताइए, K1I। तो अगर मैं इस ओवरऑल रेट को किससे भाग कर दूं, रेट ऑफ इनिशिएशन से, तब बताओ मेरे पास क्या हो जाएगा? बोलो भाई, तो आपने क्या करना बताओ भाई? तो माइनस dm/dt ओवरऑल रेट डिवाइडेड बाई K1I। ये बताओ मेरे पास काइनेटिक चेन लेंथ। और भाई एक फॉर्मूला और आप याद करना चाहो तो कर लियो भाई, द प्रोबेबिलिटी, भाई यहाँ पर क्या है, द प्रोबेबिलिटी P ऑफ एडिशन ऑफ अनदर मोनोमर टू ए ग्रोइंग रेडिकल, ग्रोइंग चेन रेडिकल। अगर कोई ग्रोइंग चेन रेडिकल है तो उस पर नया मोनोमर ऐड करने की प्रोबेबिलिटी किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? ये इस फॉर्मूले से आ जाएगी भाई। बताओ क्या, P K2M बाई K3R। इसको भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसको याद करो तो कर लो, जरूरत नहीं है। आगे नहीं आपको ये बताओ, अब आपको पहले पड़ गया क्या, काइनेटिक्स ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, काइनेटिक्स ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, या भाई बताओ क्या था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इजंट इट? हाँ बेटा, सुनिए क्या बात नहीं है आपको? ओके, तो बताओ क्या हमारे पास भाई, काइनेटिक्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। भैया मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, जो हमारे पास क्या होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, उसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड था ना भाई। लेकिन आपको पता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर भाई आपने डबल बॉन्ड काम नहीं करने, क्या फंक्शनल ग्रुप, क्या भाई? तो आप यहां पर कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, क्या कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेके और कोई भाई ग्लाइकोल ले लो, तो ग्लाइकोल में क्या होंगे, 2 OH ग्रुप, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होंगे, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप भाई। तो अगर मान एक एंड पे कौन है COOH और दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ तो कौन है OH, तो यहाँ से इजीली क्या निकल सकता है H2O, और ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे COO से, इजंट इट? बताओ भाई। तो आप एक काम करें, आप एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और एक ग्लाइकोल के बीच का रिएक्शन देख ले, ये क्या है HCOO CH2 COOH, ठीक है बात? और ये क्या है OH CH2OH। अब आप मुझे बताओ भाई कि ये OH और ये OH यहाँ से अगर H2 निकल जाए तो क्या जाएगा हमारे पास, जुड़ गए ना आपस में ये, तो क्या बोलते हैं इसको, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो इसके एक एंड पे कौन आ गया COH, दूसरे पे कौन बैठा है OH, वेरी गुड। अब ये स्पीशीज बताओ किससे बाइंड करेगी, बताओ दोबारा से भाई, इस डाई कार्बोक्सिलिक से। देखो एक एंड पे COH है, एक पे क्या है OH, इसमें दोनों एंड पे क्या है COH। अब यहां से फिर से आप क्या निकाल दो एक, तो फिर से क्या होगा आपस में बाइंड करके ना आपस में ये, अरे नहीं है क्या आपको ये? अब तो फिर से क्या हमारे पास ये आ गया। अब दोनों एंड्स में फिर से क्या गया हमारे पास COH, फिर आप इसमें क्या ऐड कर दो एक ग्लाइकोल, तो जब ग्लाइकोल यहां पर आएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा H2 निकल जाएगा, और भाई ऐसे लगातार ये रिएक्शन प्रोसीड करती रहेगी, इजंट इट? तो भाई मैं आपको बताऊं, इसके मैकेनिज्म को बताने के 2 रूट होते हैं, ठीक है बात? तो भाई जो पहला रूट है, ठीक है, जो भाई पहले डेवलप हुआ था, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं। आप ये मानो, आप C क्या मान लो, बताओ भाई, आप क्या मान लो भाई कि C आप कंसंट्रेशन मान लो कि जो फंक्शनल ग्रुप है किसी टाइम t पे, आप क्या मान लो भाई, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, मोनोमर नहीं, क्या कंसंट्रेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, चाहे OH मान चाहे क्या मान लो भाई, आपको पता है COH हो चाहे OH हो, भाई लगातार क्या हो रही है, खत्म नहीं हो रही क्या, लगातार क्या हो रही है, डिसअपीयर नहीं हो रही क्या? तो शुरुआत में कंसंट्रेशन क्या होगी इनकी, तो याद रखियो भाई फंक्शनल ग्रुप की शुरुआती कंसंट्रेशन आप क्या मान लो C0, जब T क्या है 0, जब T क्या, सॉरी जब T क्या बताओ भाई, जब टाइम 0 है तो आप क्या मान लो शुरुआती कंसंट्रेशन क्या है
सी नॉट, और टाइम टी पे आप क्या मान लो बताओ भाई, कंसंट्रेशन सी मान लो, ठीक है। तो आपको पता भाई जितने ग्रुप बचे होंगे उसी के ऊपर तो क्या डिपेंड करेगी, रेट डिपेंड करेगी, इजंट इट। अगर ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप बचे होंगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम क्या बोले बताओ, तो डी सी बाई डी टी माइनस डी सी बाई डी टी बताओ क्या होना चाहिए, क्या के टी नहीं होना चाहिए, क्या भाई माइनस डी सी बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, माइनस डी सी बाई डी टी शुड बी इक्वल टू के टी। पता हो ना आपको भाई, इजंट इट। अरे बोलो भाई, नहीं अरे के टी नहीं, अरे भाई डी सी बाई सी क्या, आप बताओ भाई, ना सॉरी के सी स्क्वेयर, अरे मैं क्या लिख दिया भाई, डी टी के सी स्क्वेयर भाई, के सी स्क्वेयर। तो माइनस डी सी बाई डी टी क्या होना चाहिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, बताओ क्या होना चाहिए, के सी स्क्वेयर। आपको स्क्वेयर क्यों, क्योंकि आपको पता है एक साथ दो फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, डिसअपीयर। नहीं आ गया आपको भाई, एक साथ क्या होते हैं दो, तो हम क्या बोलेंगे, तो सेकंड पावर जाएगी इसकी, तुम क्या बोलेंगे, माइनस डी सी बाई डी टी शुड बी इक्वल टू के सी स्क्वेयर। वेरी गुड। अब आप ये बताओ भाई, अब मैं ये कहूँ आप सी स्क्वेयर को यहाँ ले आओ और डी टी को वहाँ फेंक दो, तो माइनस डी सी बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू के डी टी। और अगर आप इसे वही इंटीग्रेट करते हो, क्या इंटीग्रेट, तो उस साइड तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, के डी टी इंटीग्रेशन क्या आएगा, के डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, के टी प्लस सी, सॉरी प्लस आई, के टी प्लस आई, इजंट इट। और आप ये बताओ भाई, तो माइनस डी सी बाई सी का बताओ क्या, एक तरह से 1/c है, 1/c स्क्वेयर है, तो क्या है वास्तव में ये सी स्क्वेयर, सी की पावर माइनस 2 नहीं है क्या, तो क्या है इसका इंटीग्रेशन, तो भाई माइनस बाहर इसके और एक ही है, तो सी स्क्वायर क्या है बताओ, इंटीग्रेशन क्या आएगा, पावर में एक जोड़ो, सी की पावर माइनस 1 और माइनस 1 से भाग करो, बोलो भाई, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको हटा देगा ना भाई, तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा, 1/c। तो सिंपल सी बात है, 1/c स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/c स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस 1/c। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या है मेरे पास 1/c, इजंट इट। अब बताओ जब टाइम 0 था तो आई की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, अब मैं ये कहूँ कि टाइम की वैल्यू 0 है तो मेरे पास आई क्या आ जाएगा, t 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1/c0, यानी कि आप सिंपली आई को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, 1/c0 से। अब आप यहां से एक बार के टी निकाली हो, तो 1/c माइनस 1/c0 इज इक्वल टू के टी आ गया ना हमारे पास, इजंट इट। अब आप यहां से भी कॉमन निकाल लें, बताओ क्या, अब आप यहां से कॉमन निकालें, बताओ क्या, नहीं सॉरी, अब वही साइड वालों क्या करो, इनका एलसीएम करो इस साइड वालों का। अगर मैं इस साइड वालों का एलसीएम करता हूं, बताओ मेरे पास एलसीएम क्या है इनका, c0 ऊपर क्या पहुंचेगा हमारे पास, c0 माइनस c इज इक्वल टू के टी, इजंट इट। बोलो भाई, अब एक काम करो भाई, अगर मैं ये कहूं कि फ्रैक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिसअपीयर्ड, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप रिमेनिंग एट टाइम टी, क्या नहीं, मैं आप ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि फ्रैक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, बोलो भाई c0 माइनस c, जो डिसअपीयर हो जाएगा वो बताओ क्या आएगा हमारे पास। तो अगर मैं इस c को उस साइड फेंक दूं, तो बताओ यहां बताओ मेरे पास क्या बचा, बोलो भाई, मैं c0 माइनस c बाई c को उस साइड फेंक दूं, तुम बताओ मेरे पास क्या गया है, तो c/c0, अरे बोलो भाई c/c0, ये क्या हमारे पास के टी सी होगा। तो ये तो क्या थी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये बताओ क्या है कंसंट्रेशन रिमेनिंग, तो ये बचा हुआ क्या बताओ मेरे पास भाई, डिसअपीयर भाई, जो ये क्या है इनिशियल वैल्यू, और ये क्या है डिसअपीयर्ड वैल्यू, तो डिसअपीयर्ड वैल्यू डिसअपीयर्ड कंसंट्रेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल कंसंट्रेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, तो क्या है ये फ्रैक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिसअपीयर्ड, फ्रैक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिसअपीयर्ड। इसको मैंने क्या बोल दिया f, इसको मैं क्या बोल दिया, तो f इज इक्वल टू, तो मेरे पास क्या आ गया सी के टी, क्या आ गया मेरे पास भाई सी के टी आ गया ना, इजंट इट।
अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं कि फ्रैक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिसअपीयर्ड क्या है, बोलो भाई, टोटल कंसंट्रेशन माइनस बची कंसंट्रेशन बाय टोटल कंसंट्रेशन, तो क्या है मेरे पास भाई, फ्रैक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिसअपीयर्ड। और मैं ये कहूं फ्रैक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप रिमेनिंग, वो बताओ क्या आएगा, वो 1 माइनस एफ होएगा ना भैया। याद रखो जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, सम क्या होता है 1 होता है, तो एफ प्लस 1 माइनस एफ क्या होना चाहिए 1। बोलो भाई, तो कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है, फ्रैक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप रिमेनिंग क्या होंगे, कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है, नहीं बची कितनी हुई है कंसंट्रेशन, फ्रैक्शन ही सी बची हुई है, तो मैं बची हुई कंसंट्रेशन बाय टोटल कंसंट्रेशन कर दूंगा। तो अगर मैं सी नोट माइनस सी, ये तो क्या है कंसंट्रेशन रिमेनिंग, अगर आप कंसंट्रेशन रिमेनिंग को सॉरी नहीं कंसंट्रेशन डिसअपीयर्ड को भाग करते हो सी नोट से, तो फ्रैक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन डिसअपीयर्ड, आप कंसंट्रेशन रिमेनिंग को भाग करते हो सी नोट से, तो क्या आ गया फ्रैक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन रिमेनिंग, नहीं आपको। तो यहां से बताओ सी क्या बनता है मेरे पास 1 माइनस एफ बाई सी नोट, भाई यहां से हमारे पास सी क्या बनता है 1 माइनस एफ इंटू सी नोट, तो क्या है मेरे पास एफ 1 माइनस एफ इंटू सी नोट के टी आ गया। अब 1 माइनस एफ नोट यहाँ फेंक दो, तो एफ बाई 1 माइनस एफ इज इक्वल टू सी नोट के टी आ गया ना, नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई। और इसको आप हल्का फुल्का रीअरेंज और भी कर सकते हो, 1 बाई 1 माइनस एफ माइनस 1 इज इक्वल टू सी नोट के टी, ये हो जाएगा। बोलो भाई, अरे इसको एलसीएम लेके बना लीजिए इसको, ठीक है ओके। तो यहाँ पर देखो भाई, यानी अगर मैं 1 बाई 1 माइनस एफ प्लॉट करूँ, अगर मैं 1 बाई 1 माइनस एफ प्लॉट करूँ वर्सेस टाइम, तो मेरे पास क्या आना चाहिए भाई प्लस 1 अपोजिट फेंक दो, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 1 और स्लोप क्या आएगा सी नोट के, नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो भाई। और मैं आपको बताऊँ काफ़ी सारे जो भाई क्या हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, उनके लिए ये रिलेशनशिप तो क्या पाई गई भाई लीनियर पाई गई है, यानी ये भी क्या है काफ़ी अच्छा एक तरीका इसको भाई रैशनलाइज करने का। ओके, ये होगा हमारा, देखिए और चेक करियो कुछ और तो नहीं आ गया है, ये है भाई 1 बाई 1 माइनस एफ 1 बाई, यहाँ पर जूम नहीं हो भाई, आ गया नहीं वैसे, ठीक है। अच्छा भाई एक इसका जनरल ट्रीटमेंट भी होता है भाई, ठीक है, उसमें क्या है मान लिया भाई, चलो इसको आप थोड़ा इसको देख लियो आप, इसको पढ़ लियो अपने आप, ठीक है। मैं बात ये इसका फाइनल आप रिजल्ट याद करो लेकिन, ठीक है। ये कहता है एम एम प्लस एम एन, क्या बन गया हमारे पास एम एम, ये तो क्या है, ये तो क्या भाई, ये तो क्या है चेन, अरे ये तो क्या है एन मॉलिक्यूल वाली चेन, ये क्या है एन मोनोमर वाली चेन, ये दो चेन है, ये आपस में जुड़ के तो क्या बना रही है एम एम प्लस एन, ठीक है, चेन कंटेनिंग एम एंड एन मोनोमर। तो इसके लिए आप बताओ क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे भाई, इसके लिए आप बताओ क्या करोगे, बताओ जो हमारे पास क्या है यहाँ पर रेट ऑफ, अच्छा यहाँ पर आप क्या मान, एक बात मानो भाई कि एम नोट आप यहाँ पर क्या मान लो, अरे भाई एम वन यहाँ पर क्या है मोनोमर है, एम वन यहाँ पर क्या है मोनोमर है मॉलिक्यूल, उसके इनिशियल कंसंट्रेशन आप क्या मान लो, इनिशियल कंसंट्रेशन आप क्या मान लो m1 नॉट, क्या मान लो m1 और बाहर क्या नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। और mn किसकी मान लो भाई, अगर m1 तो मोनोमर हो गया, m1 क्या हो मोनोमर, तो mn क्या हो गया एनमर, क्या भाई भाई कई बुक्स में इसको केमर, अरे भाई अगर मोनोमर तो हम क्या बोलेंगे m1, मोनोमेरिक मॉलिक्यूल क्या होगा m1 होएगा। अगर मान लिया n मॉलिक्यूल जुड़ गए तो उन्होंने क्या बना दिया, अगर दो जुड़ गए तो क्या बन गया डाइमर, 3 जुड़ गए भाई ट्राइमर, n जुड़ गए एनमर, के जुड़ गया भाई केमर, ठीक है बात ओके, सुनने में जैसा लगता है। तो बताओ भाई इसका नहीं फाइनल, इसका भी आप ये डेरिवेशन देखो देख लियो, इससे बताओ क्या हमारे पास जो आपके पास, हाँ यहाँ पर आपने जो फ्रैक्शन होगा ना क्या होगा भाई, अरे जो एफ था हमारे पास, यहाँ बताओ भाई, यहाँ पर एफ आपने बताओ कैसे डिफाइन करना है, बताओ ये तो हमारे पास क्या है, बोलो भाई ये तुम्हारे पास क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये बताओ क्या है कंसंट्रेशन लेफ्ट, ये तो क्या भाई इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हमारे पास कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, और ये बताओ फिर से क्या इनिशियल
कंसंट्रेशन। तो इसमें भाई बस आप इसमें फाइनली याद कर लियो, कौन कहाँ गया, ये फॉर्मूला होगा पिल काफ़ी है। ये क्या है, एन मोलर की कंसंट्रेशन, बोलो भाई ये क्या, मोनोमर की इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और भाई ये क्या हमारे पास, अरे भाई ये जो फ्रैक्शन था, ठीक है, इसको पढ़ो तो पढ़ लो भाई, नहीं तो पहले वाला जो था मैंने आपको बताया था वो भी सफिशिएंट है। लेकिन भाई इन दोनों के ऊपर भाई हालांकि क्वेश्चन आए नहीं, लेकिन पूछे तो आपसे ये फॉर्मूला पूछ ले इसका, ठीक है, इसको याद कर लो करो तो। ओके ठीक है भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।